दोस्तों स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल स्टूडेंट IQ में। 2024 यूपी पुलिस री एग्ज़ाम की तैयारी के लिए इस वीडियो में हम लोग बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को सॉल्व करने वाले हैं जो जीएस के टॉप क्वेश्चंस में से हैं। ये क्वेश्चंस आपके यूपी पुलिस री एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, कुतुबुद्दीन ऐबक किस राजवंश का संस्थापक था? इसमें करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, गुलाम वंश। दोस्तों 1206 से 1290 ईस्वी के बीच दिल्ली सल्तनत पर जिन तुर्क शासकों द्वारा शासन किया गया उन्हें गुलाम वंश का शासक माना जाता है। कुतुबुद्दीन ऐबक 1206 से 1210 तक इस वंश का पहला शासक था और कुतुबुद्दीन ऐबक गुलाम वंश का संस्थापक भी था। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन से देश संयुक्त सुरक्षा परिषद के स्थायी सदस्य हैं? इसमें करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, संयुक्त राज्य अमेरिका, रूस, यूके, फ्रांस, चीन। दोस्तों संयुक्त सुरक्षा परिषद संयुक्त राष्ट्र के 6 अंगों में से एक है जिसका उत्तरदायित्व तो अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा बनाए रखना है। सुरक्षा परिषद में 5 स्थायी सदस्य और 10 जो हैं अस्थायी सदस्य होते हैं और 5 स्थायी सदस्यों में संयुक्त राज्य अमेरिका, रूस, यूके, फ्रांस और चीन है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसकी खेती भारत में जायद फसल के रूप में की जाती है? इसमें करेक्ट आंसर ऑप्शन सी है, तरबूज। दोस्तों इस वर्ग की फसलों में तेज़ गर्मी और शुष्क हवाएं सहन करने की अच्छी क्षमता होती है। उत्तर भारत में ये फसलें मार्च अप्रैल में बोई जाती हैं। इसके उदाहरण हैं तरबूज, ककड़ी, खीरा, ये सब जायद की फसलें मानी जाती हैं। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, पुरालेख शास्त्र किसका अध्ययन है? इसमें करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, शिलालेख। दोस्तों पुरालेख शास्त्र शिलालेखों का अध्ययन है। प्राचीन काल में शिलाओं पर लिखे लेखों के अध्ययन को पुरालेख शास्त्र कहा जाता था। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, भारत में लोसूंग या लोसांग त्यौहार ज़्यादातर हर साल दिसंबर के महीने में मनाया जाता है। ये त्यौहार भारत के किस राज्य का सबसे महत्वपूर्ण त्यौहार है? इसमें करेक्ट आंसर ऑप्शन बी, सिक्किम। लोसूंग या लोसांग त्यौहार सिक्किम में मनाया जाता है। तिब्बती लूनर कैलेंडर के अनुसार साल में 10वें महीने के 18वें दिन लोसोंग उत्सव मनाया जाता है। ये उत्सव मुख्य रूप से 4 दिनों तक रहता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, BC राय पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? इसमें करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, चिकित्सा। दोस्तों BC राय पुरस्कार अथवा विधान चंद्र राम पुरस्कार की स्थापना 1962 में हुई थी। भारतीय चिकित्सा परिषद द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। ये चिकित्सा के क्षेत्र में दिया जाने वाला पुरस्कार है। ठीक है, इसको हर साल 1 जुलाई को नई दिल्ली में भारत के राष्ट्रपति द्वारा दिया जाता है। ठीक है, ये भी याद रखेंगे, 1 जुलाई को ये भारत के राष्ट्रपति द्वारा नई दिल्ली में दिया जाता है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, दामोदर वैली कॉरपोरेशन क्या है? इसमें करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, दामोदर घाटी की देखभाल करने वाला नगर निगम। दोस्तों दामोदर घाटी निगम भारत का बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना है। दामोदर वैली कॉरपोरेशन दामोदर घाटी की देखभाल करने वाला निकाय है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, भारत में सर्वोच्च वीरता पुरस्कार कौन सा है? वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, सर्वोच्च वीरता पुरस्कार। इसमें करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, परमवीर चक्र। दोस्तों भारत में सर्वोच्च वीरता पुरस्कार परमवीर चक्र है। ये उच्च कोटि की शूर वीरता और त्याग के लिए प्रदान किया जाता है। ये सर्वोच्च सैन्य अलंकरण है। ऑप्शन डी करेक्ट है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश के नौटंकी, रासलीला, कजरी, झोरा, छपेरी और जैता निम्नलिखित में से किससे संबंधित हैं? इसमें करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, लोक नृत्य। दोस्तों लोक नृत्य में उत्तर प्रदेश के हर एक अंचल की अपनी पहचान है। ठीक है,
समृद्ध विरासत की विविधता को संजोए हुए एक अंगिक कला रूप लोक संस्कृति के रूप के वाहक हैं। नौटंकी, रासलीला, कजरी, छपेली, चैता, झोरा, ये सब इसी से संबंधित हैं। ये सब लोक नृत्य से संबंधित हैं और उत्तर प्रदेश के हैं। इनको याद कर लेंगे। नौटंकी, रासलीला, कजरी, झोरा, छपेली, चैता, ये सब लोक नृत्य से संबंधित हैं और उत्तर प्रदेश राज्य से भी संबंधित हैं। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, पुलित्जर पुरस्कार किस क्षेत्र में असाधारण कार्य करने के लिए दिया जाता है? इसमें करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, साहित्य एवं पत्रकारिता। दोस्तों, पुलित्जर पुरस्कार साहित्य और पत्रकारिता के असाधारण काम करने के लिए दिया जाता है। पुलित्जर पुरस्कार संयुक्त राज्य कोलंबिया विश्वविद्यालय अमेरिका द्वारा प्रदान किया जाता है। ठीक है, ये भी याद कर लेंगे। संयुक्त राज्य अमेरिका के कोलंबिया विश्वविद्यालय द्वारा ये पुरस्कार दिया जाता है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध पुस्तक द कैलकटा क्रोमोसोम निम्नलिखित में से किस लेखक द्वारा लिखी गई है? इसमें करेक्ट आंसर ऑप्शन सी है, अमिताभ घोष। दोस्तों, अमिताभ घोष द कैलकटा क्रोमोसोम के लेखक हैं। उसमें इन्होंने मलेरिया मच्छर की तहकीकात की है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, भारत के कच्छ का रण किस लिए प्रसिद्ध है? इसमें करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, ज्वारीय मिट्टी के मैदान। दोस्तों, कच्छ का रण गुजरात प्रांत में कच्छ ज़िले के उत्तर पूर्वी राज्य में फैला हुआ एक नमकीन दलदल का विषम प्रदेश है। ये लगभग 23,000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला है। ठीक है, इस क्षेत्र में गर्मियों में तापमान 44 से 50 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ जाता है। तो कच्छ का रण किस लिए प्रसिद्ध है? ज्वारीय मिट्टी के मैदान के लिए प्रसिद्ध है। और ये कहाँ है? ये गुजरात राज्य में है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, यूडियोमीटर किसका मापन करता है? इसमें करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, गैस का आयतन। दोस्तों, गैस का आयतन ये एक प्रयोगशाला डिवाइस है जो भौतिक या रासायनिक परिवर्तन के लिए गैस के मिश्रण की मात्रा में परिवर्तन को मापता है। ठीक है, यूडियोमीटर गैस का आयतन मापने का यंत्र है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, कटौती प्रस्ताव में जब मांग की राशि 100 रुपये कम कर दी जाती है तो उसे क्या कहते हैं? इसमें करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, सांकेतिक कटौती। दोस्तों, सांकेतिक कटौती विपक्ष आमतौर पर सरकार की नीतियों पर अपनी अस्वीकृति दर्शाने के लिए कटौती का प्रस्ताव करता है। उसे कटौती प्रस्ताव कहते हैं। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, विश्व में एस्बेस्टॉस की अग्रणी उत्पादक देश है? इसमें करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, कनाडा। दोस्तों, कनाडा ये उत्तरी अमेरिका का एक देश है जिसमें 10 प्रांत और 3 केंद्र शासित प्रदेश हैं, जिसमें एस्बेस्टॉस का अग्रणी उत्पादक देश है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, बेटन कप निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है? इसमें करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, हॉकी। दोस्तों, बेटन कप दुनिया के सबसे पुराने फील्ड हॉकी टूर्नामेंट में से एक है। ये बंगाल की हॉकी द्वारा आयोजित किया जाता है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, यदि भारतीय रिजर्व बैंक नगद रिजर्व अनुपात कम करती है तो क्या परिणाम होगा? इसमें करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, ऋण सृजन बढ़ेगा। दोस्तों, नगद रिजर्व को यदि कम करते हैं तो ऋण सृजन बढ़ जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, मैग्नीशियम निम्नलिखित में से किसका संगठक धातु है? इसमें करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, पर्णहरित अणु क्लोरोफिल। दोस्तों, मैग्नीशियम पर्णहरित अणु क्लोरोफिल का संगठक धातु है। क्लोरोफिल एक हरित लवक है। ये पौधों के हरे रंग के लिए एक वर्णक है। क्लोरोफिल के केंद्रक में मैग्नीशियम का एक परमाणु होता है। क्लोरोफिल प्रकाश में बैंगनी और लाल रंग को ग्रहण करता है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा घटक प्रवर्धक साधन के रूप में प्रयुक्त होता है? इसमें करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, ट्रांजिस्टर। दोस्तों, ट्रांजिस्टर प्रवर्धक साधन के रूप में
प्रयुक्त होता है। ट्रांजिस्टर एक अर्धचालक युक्ति है जिसे मुख्यतः प्रवर्धक के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। ये कम से कम 3 टर्मिनलों के साथ बाहरी सर्किट कनेक्शन के लिए अर्धचालक पदार्थ से बनाया जाता है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है, दो पक्षों के बीच संप्रेषण करने का एक ऐसा समझौता है जो ये बताता है कि संप्रेषण कैसे किया जाए। इसमें करेक्ट आंसर ऑप्शन डी होगा, प्रोटोकॉल। दोस्तों, प्रोटोकॉल दो पक्षों के बीच संप्रेषण करने का एक ऐसा समझौता है जो ये बताता है कि संप्रेषण कैसे किया जाए। प्रोटोकॉल कम्युनिकेशन का साधन है जिसका इस्तेमाल कंप्यूटर में किया जाता है। ये दो डिवाइस के बीच कनेक्शन बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इस सिस्टम में एक डिवाइस से दूसरे डिवाइस में डाटा ट्रांसफ़र किया जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है, ओजोन की परत में रिक्तीकरण किसके कारण होता है? वेरी इंपॉर्टेंट है। इसमें करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। दोस्तों, ओजोन परत में रिक्तीकरण क्लोरोफ्लोरोकार्बन गैस की वजह से होता है। ये गैस ओजोन परत को नुकसान पहुंचाती है जिससे पराबैंगनी किरणें धरातल पर आ जाती हैं, जिससे स्किन कैंसर जैसी बीमारियों का खतरा बढ़ता है। दोस्तों, ओजोन परत समताप मंडल में पाई जाती है। ठीक है, ओजोन परत कहाँ पाई जाती है? समताप मंडल में। ये भी याद कर लेंगे। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है, सरिस्का और रणथंभौर निम्नलिखित में से किसका सुरक्षित स्थान है? वेरी इंपॉर्टेंट है। इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, बाघ। दोस्तों, सरिस्का और रणथंभौर बाघ यानी टाइगर के लिए सुरक्षित स्थान है। सरिस्का और रणथंभौर राजस्थान में है। सरिस्का अलवर ज़िले में है और रणथंभौर सवाई माधोपुर में है, जो बाघों के लिए प्रसिद्ध है। ये दोनों राजस्थान राज्य में है, बाघ के लिए प्रसिद्ध है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय साझेदारी इंटरनेशनल अंडरस्टैंडिंग के लिए दिया जाने वाला जवाहरलाल नेहरू पुरस्कार किसके द्वारा दिया जाता है? इसमें करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, भारतीय संस्कृति संबंध परिषद। ठीक है दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय समझदारी के लिए दिया जाने वाला नेहरू पुरस्कार यानी जवाहरलाल नेहरू पुरस्कार भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद द्वारा दिया जाता है। इसकी स्थापना 1950 में की गई थी। ठीक है, इसका श्रेय जो है वो मौलाना अबुल कलाम आज़ाद को जाता है, जो कि स्वतंत्र भारत के पहले शिक्षा मंत्री थे। अगला प्रश्न है, माउंट आबू स्थित मशहूर दिलवाड़ा मंदिर निम्नलिखित में से किस समुदाय का पवित्र तीर्थ स्थल है? इसमें करेक्ट आंसर ऑप्शन बी है, जैन। दोस्तों, माउंट आबू स्थित मशहूर दिलवाड़ा मंदिर जैन समुदाय का पवित्र तीर्थ स्थल है। ये मंदिर राजस्थान के सिरोही ज़िले के माउंट आबू नगर में स्थित है। इसका निर्माण 11वीं और 13वीं शताब्दी के बीच हुआ। भीम प्रथम के सामंत विमल के आबू पर्वत पर इस मंदिर का निर्माण कराया था। भीम प्रथम गुजरात के चालुक्य वंश का राजा था जिसने माउंट आबू स्थित मशहूर दिलवाड़ा मंदिर का निर्माण कराया था। ठीक है, ये जैन धर्म से संबंधित पवित्र तीर्थ स्थल है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे गांधी जी अपना राजनीतिक गुरु मानते थे? वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, गोपाल कृष्ण गोखले। दोस्तों, गांधी जी अपना राजनीतिक गुरु गोपाल कृष्ण गोखले को मानते थे। गांधी जी ने अपनी आत्मकथा में गोखले को अपना राजनीतिक गुरु बताया था। गोखले मोहम्मद अली जिन्ना के भी राजनीतिक गुरु थे। गोखले के राजनीतिक गुरु गोविंद रनाडे थे। उनका पूरा नाम था महादेव गोविंद रनाडे। ठीक है, ये गोखले के राजनीतिक गुरु थे। गोखले ने 1905 में सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना भी की थी। तो महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे? गोपाल कृष्ण गोखले। पूरा नाम है गोपाल कृष्ण गोखले। ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा संविधान संशोधन अधिनियम प्रारंभिक शिक्षा के मूल अधिकार के रूप में होने से संबंधित है? वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 86वां संविधान संशोधन अधिनियम। दोस्तों, 86वां संविधान संशोधन अधिनियम
2002 में आया, ठीक है, 2002। इसमें प्रारंभिक शिक्षा के मूल अधिकार से संबंधित प्रावधान है। इसके द्वारा देश में 6 से 14 साल तक के बच्चों के लिए अनिवार्य और निःशुल्क शिक्षा का प्रावधान किया गया है। ये एक मौलिक अधिकार के रूप में मान्यता इसको दी गई है। इसे संविधान के अनुच्छेद 21 ए में रखा गया है, ठीक है, या जोड़ा गया है। तो 86वां संविधान संशोधन अधिनियम ये प्रारंभिक शिक्षा के मूल अधिकार के रूप में होने से संबंधित है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, विश्व का सबसे बड़ा द्वीप समूह कौन सा है? इसमें करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, ग्रीनलैंड। दोस्तों, विश्व का सबसे बड़ा द्वीप समूह ग्रीनलैंड है। ग्रीनलैंड अंटार्कटिका महासागर और अटलांटिक महासागर के बीच कनाडा के पूरब में स्थित है। ये भौगोलिक रूप से उत्तरी अमेरिका का हिस्सा है, लेकिन राजनीतिक रूप से यूरोप से जुड़ा हुआ है, ठीक है, राजनीतिक रूप से यूरोप से जुड़ा है, लेकिन भौगोलिक रूप से ये अमेरिका का हिस्सा है, उत्तरी अमेरिका का हिस्सा है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, पन्नालाल घोष निम्नलिखित में से कौन सा वाद्य यंत्र बजाते थे? इसमें करेक्ट आंसर ऑप्शन ए है, बांसुरी। दोस्तों, पन्नालाल घोष बांसुरी वाद्य यंत्र बजाते थे। पन्नालाल घोष को अमल ज्योति घोष के नाम से भी जाना जाता है। ये भारतीय बांसुरी वादक हैं। इनका संबंध हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत से है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, सूचना प्रौद्योगिकी में एसोसिएटिव मेमोरी को क्या कहते हैं? इसमें करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, कंटेंट एड्रेसेबल मेमोरी। दोस्तों, सूचना प्रौद्योगिकी में एसोसिएटिव मेमोरी को कंटेंट एड्रेसेबल मेमोरी भी कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, अर्धचालक में उपयुक्त विशुद्धताओं को मिलाने को क्या कहते हैं? इसमें करेक्ट आंसर ऑप्शन ए है, स्नेहत। दोस्तों, अर्धचालक में मिलाए जाने वाली उपयुक्त विशुद्धताओं को डोपिंग या स्नेहत कहा जाता है। डोपिंग एक प्रक्रिया है जिसके तहत अर्धचालक में विशुद्धियां मिलाकर उसके गुण में बदलाव किया जाता है। डोपिंग में सिलिकॉन और जर्मेनियम का प्रयोग विशुद्धता के रूप में किया जाता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, क्योटो प्रोटोकॉल का संबंध किससे है? वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, जलवायु परिवर्तन। दोस्तों, क्योटो प्रोटोकॉल का संबंध जलवायु परिवर्तन से है। जापान के नगर क्योटो में दिसंबर 1997 में भूमंडलीय तापमान में वृद्धि से संबंधित कई पहलुओं पर, कई मुद्दों पर एक अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन हुआ था दोस्तों, जिसमें जलवायु परिवर्तन से संबंधित यानी भूमंडलीय ताप की वृद्धि के लिए उत्तरदायी ग्रीन हाउस गैसों के उत्पादन में कटौती के लिए एक समझौता हुआ था, जिसे क्योटो प्रोटोकॉल कहा जाता है। ये जलवायु परिवर्तन से संबंधित है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, इब्राहिम अलकाजी निम्नलिखित में से किस क्षेत्र के प्रसिद्ध शख्सियत हैं? इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, नाट्य मंच। इब्राहिम अलकाजी का संबंध नाट्य मंच यानी थिएटर से है। ये भारतीय रंगमंच निदेशक और नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा के पूर्व निदेशक भी रहे हैं। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, स्कोडा जिसने बाजार में अपनी सेडान रैपिड उतारी, मूलतः किस देश के ऑटोमोबाइल निर्माता हैं? ठीक है, सेडान रैपिड जिसने उतारी है वो किस देश के मूल ऑटोमोबाइल निर्माता हैं? दोस्तों, इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, चेक गणराज्य। स्कोडा जिसने बाजार में अपनी सेडान कार लॉन्च की है या उतारी है, ऑटोमोबाइल निर्माता, ये कंपनी मूल रूप से चेक गणराज्य देश की है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, सत्रिय किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? इसमें करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, असम। दोस्तों, सत्रिय या शास्त्रीय ये नृत्य असम राज्य का शास्त्रीय नृत्य है। ये नृत्य 8 मुख्य भारतीय शास्त्रीय नृत्य परंपराओं में से एक है। ये नृत्य असम का शास्त्रीय नृत्य है, ठीक है। इस नृत्य के संस्थापक महान संत श्री मंता शकर देव हैं, ठीक है, ये याद कर लेंगे। सत्रिय
किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? ये असम का है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है, कैलाश का प्रसिद्ध शैल कटाई निर्मित मंदिर स्थित है? इसमें करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, एलोरा में। ठीक है दोस्तों, एलोरा का कैलाश मंदिर शैल कटाई द्वारा निर्मित है। एलोरा का कैलाश मंदिर राष्ट्रकूट नरेश कृष्ण प्रथम ने बनवाया था, ये भी याद कर लेंगे। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है, यदि किसी राज्य के विधानमंडल में बजट गिर जाता है तो? इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, मुख्यमंत्री सहित मंत्रिपरिषद को त्यागपत्र देना पड़ता है। ठीक है दोस्तों, यदि किसी राज्य के विधानमंडल में बजट गिर जाता है तो ऐसी स्थिति में मुख्यमंत्री सहित समस्त यानी पूरी मंत्रिपरिषद को त्यागपत्र देना पड़ता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस अखबार का गांधी जी द्वारा दक्षिण अफ्रीका में संपादन किया गया? इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, इंडियन ओपिनियन। दोस्तों, महात्मा गांधी ने अपने दक्षिण अफ्रीका प्रवास के दौरान दक्षिण अफ्रीका में इंडियन ओपिनियन नामक अखबार का संपादन किया। ये अखबार गांधी जी ने 1903 में निकाला था। ठीक है, इसका संपादन कब हुआ था? 1903 में। कहाँ से? दक्षिण अफ्रीका प्रवास के दौरान। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है, सबसे बड़ा टापू है? इसमें करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, ग्रीनलैंड में। दोस्तों, ग्रीनलैंड विश्व का सबसे बड़ा टापू है। ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट आंसर है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है, मोहनजोदड़ो में सबसे बड़ी इमारत कौन सी है? इसमें करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, ग्रेट गैनरी। दोस्तों, मोहनजोदड़ो में सबसे बड़ी इमारत ग्रेट गैनरी यानी इसको कहते हैं महान अन्नागार है। मोहनजोदड़ो में से एक विशाल अन्नागार मिला है जो कि मोहनजोदड़ो का सबसे बड़ा विशाल भवन है। इसका आकार 35 मीटर लंबा, 37 मीटर चौड़ा है। ठीक है, ग्रेट गैनरी इसको अन्नागार भी कहते हैं। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है, सूचना के रूप में दूर संवेदी डाटा दर्शाने का एक सामान्य फॉर्म किस रूप में है? इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, विषयक मानचित्र। दोस्तों, सूचना के रूप में दूर संवेदी डाटा दर्शाने का सामान्य फॉर्म विषयक मानचित्र के रूप में होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है, भागड़ा नागला परियोजना कौन सी नदी पर है? इसमें करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, सतलुज। दोस्तों, भागड़ा नागल परियोजना पंजाब हिमाचल में सतलुज नदी पर स्थित है। ठीक है, ये कहाँ है? सतलुज नदी पर, पंजाब और हिमाचल में है भागड़ा नागल परियोजना। वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ये प्रश्न जो है भागड़ा नागल परियोजना से संबंधित प्रश्न ज़रूर आता है, इसको आप लोग याद कर लेंगे। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है, सौर सेलों के जिस समूह को एक निश्चित पैटर्न के साथ जोड़ दिया जाता है उसे क्या कहते हैं? इसमें करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, सौर सेल पैनल। दोस्तों, एक सौर पैनल सौर सेलों का एक संकुलित परस्पर संबंध संयोजन है जिन्हें फोटोवोल्टिक सेलों के रूप में भी जाना जाता है, तो इसको कहते हैं सौर सेल पैनल। ये एक निश्चित पैटर्न के साथ जोड़ दिया जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है, मुख्य समुद्र के संकीर्ण पट्टी द्वारा आंशिक रूप से या पूरी तरह से अलग किए गए समुद्री जल के विस्तार को क्या कहते हैं? इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, लैगून। मुख्य समुद्र के संकीर्ण पट्टी द्वारा आंशिक रूप से या पूरी तरह से अलग किए गए समुद्री जल विस्तार को लैगून कहते हैं। समुद्र क्षेत्र में तटीय क्षेत्र का पानी स्थल भाग में घुस जाता है और धीरे धीरे बालू का अवरोध खड़ा कर देने पर स्थलीय क्षेत्र का जलीय भाग समुद्र से अलग हो जाता है। इसी जलीय आकृति को लैगून कहा जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है, सिग्मोइड कोलन किसका भाग है? इसमें करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, बड़ी आंत। दोस्तों, सिग्मोइड कोलन बड़ी आंत का भाग है। बड़ी आंत का भाग जो कि रेक्टम और अनस के नज़दीक से जुड़ा होता है।
आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है, अराजकतापूर्ण तथा क्रांतिकारिता अपराध कानून 1919 ईस्वी को किस लोकप्रिय रूप में जाना जाता था? वेरी इंपॉर्टेंट है। इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, रॉलेट एक्ट। दोस्तों 19 मार्च 1919 को रॉलेट एक्ट लागू किया गया। इसके अनुसार किसी भी संदेहास्पद व्यक्ति को बिना किसी मुकदमा चलाए गिरफ्तार किया जा सकता था, लेकिन इसके विरुद्ध ना कोई अपील, ना कोई दलील और ना कोई वकील किया जा सकता था। गांधी जी ने इस कानून के खिलाफ 6 अप्रैल 1919 को देशव्यापी हड़ताल करवाई थी। ठीक है, ये क्रांतिकारिता अपराध कानून 1919 रॉलेट एक्ट के रूप में जाना जाता है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है, मांसपेशी को हड्डी से जोड़ने वाले ऊतक को कहते हैं? इसमें करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी। ठीक है, सी में क्या है? टेंडन। ठीक है, क्या कहते हैं? टेंडन कहते हैं। मांसपेशी को हड्डी से जोड़ने वाले ऊतक को टेंडन कहते हैं, याद कर लेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है, इसमें करेक्ट आंसर सी है। भारतीय नागरिकता किसके द्वारा दी जाती है? वेरी इंपॉर्टेंट है। इसमें करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, गृह मंत्रालय द्वारा। संविधान में नागरिकता संबंधी प्रावधान संविधान के भाग 2 और अनुच्छेद 5 से 11 तक में किया गया है। भारतीय नागरिकता प्रदान करने का दायित्व तो गृह मंत्रालय को सौंपा गया है। ठीक है, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है, माघ मेला के दिन शुरू होता है? इसमें करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, मकर संक्रांति। दोस्तों माघ मेला हिंदुओं का सबसे ज़्यादा लोकप्रिय धार्मिक और सांस्कृतिक मेला है। हिंदू पंचांग के अनुसार 14 या 15 जनवरी को मकर संक्रांति के दिन माघ मेले में ये मेला आयोजित होता है। माघ महीने में ये मेला आयोजित होता है। प्रयाग यानी इलाहाबाद, उत्तरकाशी और हरिद्वार स्थानों में माघ मेला प्रसिद्ध है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है, विश्व स्वास्थ्य दिवस किस दिन मनाया जाता है? इसमें करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, 7 अप्रैल। दोस्तों विश्व स्वास्थ्य दिवस 7 अप्रैल को मनाया जाता है। 1 अगस्त को, ये 1 अगस्त है, इसको राष्ट्रीय पर्वतीय पर्वतारोहण दिवस मनाया जाता है। 21 सितंबर को अल्जाइमर दिवस शांति और अहिंसा के लिए मनाया जाता है। 17 जनवरी को यानी 11 जनवरी से 17 जनवरी तक सड़क सुरक्षा सप्ताह मनाया जाता है, लेकिन इसमें पूछ रहा है विश्व स्वास्थ्य दिवस ये 7 अप्रैल को मनाया जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है, पूंजीगत लाभ का संबंध किस सामान से है? इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, जो सामान के और अधिक उत्पादन में सहायक होते हैं, पूंजीगत लाभ को दर्शाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद के सदस्य को कैसे बर्खास्त कर सकते हैं? इसमें करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, प्रधानमंत्री की सिफारिश पर। दोस्तों प्रधानमंत्री की सिफारिश पर राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद के सदस्य को बर्खास्त कर सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है, विक्रमशिला विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे? इसमें करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, धर्मपाल। वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, इसको रट लेंगे क्योंकि ये प्रश्न अक्सर आपके एग्ज़ाम में पूछा जाता है कि विक्रमशिला विश्वविद्यालय का संस्थापक कौन था? ये धर्मपाल था। विक्रमशिला विश्वविद्यालय बिहार राज्य के भागलपुर ज़िले में स्थित है। इसकी स्थापना पाल वंश के राजा धर्मपाल ने 775 से 800 ईस्वी में की थी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है, निम्न में से किस उत्पाद को एगमार्क के प्रमाणीकरण की आवश्यकता है? इसमें करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, दलहन। दोस्तों एगमार्क एक प्रमाण चिन्ह है जो भारत में कृषि खाद्य उत्पादों पदार्थों पर लगाया जाता है।
जिन उत्पादों पर एक मार्क लगा हो उसके बारे में आशा की जाती है कि वे उत्पाद कुछ निर्धारित मानकों पर खरे उतरते हैं। ये मानक भारत सरकार के विपणन तथा निरीक्षण निदेशालय द्वारा अनुमोदित होते हैं। दोस्तों, एक मार्क का उपयोग कृषि उत्पाद अधिनियम 1937 के द्वारा लागू होता है, जो 1986 में संशोधित की गई। वर्तमान एक मार्क मानक में 205 जिन्सों की गुणवत्ता के दिशा निर्देश दिए गए हैं, जिनमें दालें हैं, अन्य आवश्यक खाद्य तेल, सब फल सब्जी और अर्ध प्रसंस्कृत उत्पाद जैसे कि बरसी मेली। एक मार्क शुद्ध रूप से खाद्य पदार्थों से जुड़ा हुआ प्रमाण चिन्ह है, जो खाद्य वस्तुओं की शुद्धता को सुनिश्चित करता है। ठीक है, तो एक मार्क के प्रमाणीकरण की आवश्यकता दलहन को है। कृषि खाद्य पदार्थों पर एक मार्क लगाया जाता है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है 2011 में हुई जनगणना के अनुसार भारत की कुल जनसंख्या में अनुसूचित जाति कितने प्रतिशत है? इसमें करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए 16.6%। दोस्तों, 2011 की जनगणना के मुताबिक देश की कुल आबादी में 24.4% हिस्सेदारी दलितों की है। अनुसूचित जाति यानी एससी की संख्या 16,66,35,700 है, जो कुल आबादी का 16.6% है। जबकि अनुसूचित जनजाति की आबादी 8,43,26,240 है। ये देश की कुल जनसंख्या का 8.6% है। ठीक है, ये अनुसूचित जनजाति है और ये अनुसूचित जाति 16.6% है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है भारतीय संविधान का निम्न में से कौन सा अनुच्छेद मानव के क्रय विक्रय तथा जबरदस्ती मजदूरी कराने पर प्रतिबंध लगाता है? वेरी इंपॉर्टेंट है। इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 23वां। दोस्तों, अनुच्छेद 23 मानव के दुर्व्यवहार और बालाश्रम का प्रतिषेध, इसके द्वारा किसी व्यक्ति की खरीद बिक्री, बेगारी या किसी और अन्य काम में यानी ज़बरदस्ती काम लिया जाए या उस पर जो उसका उल्लंघन है, विधि के अनुसार दंडनीय अपराध है। ज़रूरत पड़ने पर राष्ट्रीय सेवा करने के लिए बाध्य किया जा सकता है। ठीक है, लेकिन ज़बरदस्ती मजदूरी करने पर प्रतिबंध ये लगाता है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है बांग्लादेश का राष्ट्रीय गान आमार सोनार बांग्ला किसने लिखा? इसमें करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए रविंद्रनाथ टैगोर। दोस्तों, स्वदेशी आंदोलन 1905 के अवसर पर रविंद्रनाथ टैगोर ने अपना प्रसिद्ध गान आमार सोनार बांग्ला लिखा। बाद में यही गान बांग्लादेश का राष्ट्रीय गान बना। ठीक है, ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट आंसर है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है भारत में लाख का सबसे अधिक उत्पादन कहाँ होता है? इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी झारखंड। भारत में लाख का सबसे अधिक उत्पादन झारखंड में होता है। उसके बाद छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र भी लाख का उत्पादन करने वाला राज्य है, तो सबसे अधिक उत्पादन झारखंड में होता है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है भारत में लिग्नाइट का खनन कहाँ होता है? ये लिग्नाइट कोयले की बात करते हैं। इसमें करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी नवेली। भारत में लिग्नाइट कोयले का खनन नवेली में होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन उष्णकटिबंधीय पतझड़ी पौधा है जो दक्कन के पठार की विशेषता है? इसमें करेक्ट आंसर ऑप्शन सी है चंदन। चंदन के वृक्ष मुख्य रूप से भारत में दक्कन के पठार के अंतर्गत कर्नाटक राज्य में पाए जाते हैं। ये एक उष्णकटिबंधीय पतझड़ी पौधा है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है समुदाय के लिए क्या अनिवार्य नहीं है? इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए धर्म। दोस्तों, समुदाय के लिए एकता, विचार, भावना ये तीनों अनिवार्य हैं, लेकिन धर्म अनिवार्य नहीं है। ठीक है, इसमें करेक्ट आंसर ऑप्शन ए है धर्म। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से संसार का सबसे अधिक प्रचलित विवाह कौन सा है? इसमें करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए एक विवाह। संसार का सबसे अधिक प्रचलित विवाह एक विवाह है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है
दैता दैव सिद्धांत के प्रवर्तक हैं। इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी निम्बकाचार्य। निम्बकाचार्य दैता दैव सिद्धांत के प्रवर्तक हैं। अगला प्रश्न है पतंजलि का संबंध है, वेरी इंपॉर्टेंट है। इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए योग दर्शन। दोस्तों योग दर्शन से संबंधित पतंजलि का संबंध योग दर्शन से है, ठीक है। अगला प्रश्न है जैन धर्म का सबसे महत्वपूर्ण ग्रंथ है। इसमें करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी कल्पसूत्र। कल्पसूत्र जैन धर्म का सबसे महत्वपूर्ण ग्रंथ है। त्रिपिटक ये जो है बौद्ध धर्म का है, हदीस मुस्लिमों का है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है निम्न में से सबसे महत्वपूर्ण भाग कौन सा है। इसमें करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, ठीक है। दोस्तों किसी भी व्यक्ति के जीवन में सबसे महत्वपूर्ण भाग जीवन भर नई नई क्रियाओं को सीखना होता है, तो ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है बुद्धि लब्धि का सूत्र किस मनोवैज्ञानिक ने दिया था। इसमें करेक्ट आंसर ऑप्शन डी है बिने। दोस्तों बुद्धि लब्धि का सूत्र बिने नाम से प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक ने दिया था। अगला प्रश्न है मानसिक रूप से स्वस्थ व्यक्ति रहता है। इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी यथार्थ की दुनिया में, ठीक है। मानसिक रूप से स्वस्थ व्यक्ति यथार्थ की दुनिया में रहता है। अगला प्रश्न है बॉम्बे अब छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस के से थाने तक भारत में पहली यात्री ट्रेन किस वर्ष चली थी। इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 1853। दोस्तों भारत में पहली बार रेलगाड़ी 16 अप्रैल 1853 को मुंबई और ठाणे के बीच चलाई गई थी, जिसमें 34 किलोमीटर की दूरी तय की। भारत की दूसरी रेल 1854 में हावड़ा से हुगली के बीच चलाई गई थी, ठीक है। 1853 में बॉम्बे से छत्रपति शिवाजी टर्मिनस और थाने तक चलाई गई और दूसरी रेलवे 1854 में कहाँ से, हावड़ा से हुगली के बीच चलाई गई थी। अगला प्रश्न है 1764 में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा स्थापित भारत का पहला डाकघर निम्नलिखित में से किस स्थान पर था। इसमें करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी बॉम्बे अब मुंबई। 1764 ईस्वी में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा भारत में पहला डाकघर बम्बई महाराष्ट्र में स्थापित किया गया था। अगला प्रश्न है जॉन मार्ले द्वारा तैयार किया गया मार्ले मिंटो सुधार निम्नलिखित में से किस वर्ष में अधिनियमित किया गया। इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 1909। दोस्तों मार्ले मिंटो सुधार 1909 ईस्वी में बांटो और राज करो की अंग्रेजों की नीति को वैधानिक दर्जा भारतीय परिषद एक्ट 1919 के अंतर्गत किया गया। इस एक्ट के अंतर्गत मुसलमानों के लिए अलग निर्वाचन यानी पृथक निर्वाचन क्षेत्र और मताधिकार की व्यवस्था की गई, जिसने पाकिस्तान का बीजारोपण कर दिया, जो बाद में भारत के विभाजन का कारण भी बना, ठीक है। अगला प्रश्न है महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता कहकर संबोधित करने वाले पहले व्यक्ति कौन थे। इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी सुभाष चंद्र बोस। सुभाष चंद्र बोस ने 21 अक्टूबर 1943 को आज़ाद हिंद फौज के सर्वोच्च सेनापति की हैसियत से स्वतंत्र भारत की अस्थायी सरकार का गठन किया, ठीक है। 6 जुलाई 1944 को रंगून रेडियो स्टेशन से महात्मा गांधी के नाम एक प्रसारण जारी किया, जिसमें उन्होंने इस निर्णायक युद्ध में विजय के लिए उनका आशीर्वाद और शुभकामनाएं मांगी। तो महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता कहकर संबोधित करने वाले सबसे पहले व्यक्ति सुभाष चंद्र बोस हैं। अगला प्रश्न है तमिलनाडु के किस जिले में कल्लन नई के नाम से जाना जाने वाला ग्रैंड एनीकट बांध, जो कि सबसे पुराने बांधों में से एक है, स्थित है। इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी तिरुचिरापल्ली, ठीक है।
ग्रैंड एनीकट बांध तमिलनाडु के तिरुचिरापल्ली में स्थित है। ये यहाँ कल्लनई नाम से जाना जाता है। ग्रैंड एनीकट बांध जो सबसे पुराना बांधों में से एक बांध है, ये तमिलनाडु के तिरुचिरापल्ली में स्थित है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी उत्तर पिनाकिनी के नाम से भी जानी जाती है? इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, पेन्नार। दोस्तों, पेन्नार नदी कर्नाटक में नंददुर्ग पहाड़ी से निकलकर पूरब की ओर 970 किलोमीटर बहकर बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। ठीक है। और पापाधान और चित्रावली इसकी सहायक नदियां हैं। पेन्नार नदी की दो सहायक नदियां हैं, एक है पापाधान और दूसरी चित्रावली। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? इसमें कौन सा कथन सही है वो देखना है। ठीक है। इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, भारत के राष्ट्रपति द्वारा राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति की जाती है। ये कथन बिल्कुल सही है। बाकी ये कथन तीनों कथन गलत हैं। ठीक है। तो ये कथन सही है, भारत के राष्ट्रपति द्वारा राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति की जाती है। क्योंकि दोस्तों, भारतीय संविधान में राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा अनुच्छेद 155 के द्वारा की जाती है। राज्य कार्यपालिका का संवैधानिक प्रमुख राज्यपाल होता है। राज्यपाल को सहायता और सलाह देने के लिए एक मंत्री परिषद होती है। अगला प्रश्न है, महात्मा गांधी ने भारत में की स्थापना की सिफारिश की जहां लोग सरल जीवन और उच्च सोच के आदर्श का अनुसरण करते हैं। इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, आदर्श गांव। दोस्तों, महात्मा गांधी ने भारत में आदर्श गांव स्थापित करने की सिफारिश लागू की जहां लोग सरल जीवन और उच्च सोच के आदर्श का अनुसरण करते हैं। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, किस देश ने गुट निरपेक्ष आंदोलन की 18वीं मध्यावधि बैठक की मेजबानी की थी? इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, अजरबैजान। दोस्तों, गुट निरपेक्ष आंदोलन की 18वीं मध्यावधि या मध्यवर्ती बैठक अजरबैजान के बाकू में 5 से 6 अप्रैल 2019 में संपन्न हुई। गुट निरपेक्ष राष्ट्रों की एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था है। वर्तमान में इसमें जो है 120 सदस्य हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से भारत का कौन सा राज्य चाय का सर्वाधिक प्रमुख उत्पादक है जहां चाय का कुल उत्पादन भारत के उत्पादन के लगभग 3/4 भाग के समान है? वेरी इंपॉर्टेंट है। इसमें आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, असम और पश्चिम बंगाल। भारत में सबसे ज़्यादा चाय का उत्पादन असम में होता है, उसके बाद पश्चिम बंगाल का स्थान है। ये दोनों राज्य भारत के उत्पादन के लगभग 3/4 हिस्से का उत्पादन करते हैं। अगला प्रश्न है, भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किस में कॉफ़ी का उत्पादन सबसे अधिक होता है? इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, कर्नाटक। दोस्तों, भारत में कॉफ़ी का सर्वाधिक उत्पादक कर्नाटक में होता है। दूसरे स्थान पर केरल है। ठीक है। तमिलनाडु तीसरे स्थान पर है और आंध्र प्रदेश चौथे स्थान पर है। कर्नाटक में सर्वाधिक उत्पादन कॉफ़ी का होता है। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है, मौसम के दौरान रबी फसल की खेती की जाती है। किस मौसम के दौरान रबी की फसल होती है? इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, सर्दी। रबी की फसल की बुआई का समय कम तापमान और पकते समय शुष्क और गर्म वातावरण की ज़रूरत होती है। ये फसलें अक्टूबर-नवंबर में बोई जाती हैं। रबी की फसल में गेहूं, जौ, चना, मटर, सरसों, मसूर ये सब रबी की फसलें हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस वर्ष को संयुक्त राष्ट्र द्वारा स्वदेशी भाषाओं का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष के रूप में घोषित किया गया? वेरी इंपॉर्टेंट है। इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा 2019 को स्वदेशी भाषाओं का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष के रूप में घोषित किया गया था। अगला प्रश्न है, पृथ्वी पथ पर सूर्य की परिक्रमा करती है। इसमें करेक्ट आंसर ऑप्शन डी है, अंडाकार। पृथ्वी सौरमंडल का एक ग्रह है। दोस्तों, अब
पृथ्वी अपने अक्ष पर पश्चिम से पूरब की ओर घूमती है। पृथ्वी अंडाकार पथ पर सूर्य की परिक्रमा करती है। एक घूर्णन पूरा करने में 23 घंटे 56 मिनट और 4.09 सेकेंड का समय लगता है। ठीक है, तो पृथ्वी अंडाकार पथ पर सूर्य की परिक्रमा करती है। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है, एक संसाधन के रूप में मिट्टी के कटाव और ह्रास को मिट्टी के संबंध में प्रमुख खतरा माना जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प मिट्टी के संरक्षण का सर्वोत्तम उपाय नहीं है? इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, बारिश के पानी में बह जाना। मिट्टी के कटाव और ह्रास के संबंध में सबसे बड़ा खतरा बारिश के पानी में बह जाने का होता है। इससे भूमि की उर्वरता शक्ति का ह्रास हो जाता है। इसे मृदा अपरदन भी कहा जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न है, संयुक्त राज्य अमेरिका ने किस वर्ष दूसरे विश्व युद्ध में प्रवेश किया था? इसमें करेक्ट आंसर ऑप्शन बी है 1941। दूसरा विश्व युद्ध 1939 से 1945 तक चला। ठीक है, 1939 से 1945 तक दूसरा विश्व युद्ध रहा। इस विश्व युद्ध में अमेरिका ने 1941 में भाग लिया या शामिल हुआ। ये युद्ध अमेरिका द्वारा जापान के दो शहरों हिरोशिमा और नागासाकी पर 6 अगस्त और 9 अगस्त को 1945 को परमाणु बम गिराए जाने के बाद समाप्त हो गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, वास्को डिगामा एक पुर्तगाली अन्वेषक ने वर्ष में भारत के समुद्री मार्ग की खोज की थी। इसमें करेक्ट आंसर ऑप्शन सी है 1498। दोस्तों, वास्को डिगामा पहला पुर्तगाली यात्री था जो केप ऑफ गुड होप होकर भारत के कालीकट यानी केरल 1498 ईस्वी में पहुंचा था, जहां के राजा जमोरिन ने उसका स्वागत किया था। इस तरह उसने समुद्री मार्ग की खोज की थी। अगला प्रश्न है, बागान द्वारा प्राप्त पेय फसल निम्नलिखित में से कौन है? इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी चाय। चाय एक महत्वपूर्ण पेय पदार्थ है और संसार के अधिकांश लोग इसे पसंद करते हैं। चाय मुलायम और नई पत्ती बंद वनस्पति कली आदि से तैयार की जाती है। चाय में मुख्यतः कैफीन का अंश पाया जाता है। इसकी ताज़ी पत्तियों में टैनिन की मात्रा 25.1% पाई जाती है। ठीक है, जबकि संशोधित पत्तियों में टैनिन की मात्रा 13.3% तक रहती है। ठीक है, और सबसे सर्वोत्तम चाय कलियों में बनाई जाती है, कलियों से बनाई जाती है। चाय की खेती में लाल कीट और शैवाल जनित चित्रोग का प्रकोप होता है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, पर्यावरणीय खेती इको फार्मिंग को किस नाम से जाना जाता है? इसमें करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी जैविक खेती। जैविक खेती ऑर्गेनिक फार्मिंग कृषि की वह विधि है जो संश्लेषित उर्वरक और संश्लेषित कीटनाशकों के अप्रयोग या न्यूनतम प्रयोग पर आधारित है, जो भूमि की उर्वरा शक्ति को बचाए रखने के लिए फसल चक्र, हरी खाद, कंपोस्ट आदि का प्रयोग करती है। ठीक है, जैविक खेती से होने वाले लाभ कौन कौन से हैं? कृषकों की दृष्टि से भूमि की उपजाऊ क्षमता में वृद्धि होती है, सिंचाई अंतराल में वृद्धि होती है, रासायनिक खाद पर निर्भरता कम होने लगती है। ठीक है, और इसमें मिट्टी के जो लाभ होते हैं वो जैविक खाद के उपयोग करने से भूमि की गुणवत्ता में सुधार आता है, भूमि की जल साधारण क्षमता बढ़ती है, भूमि में पानी का वाष्पीकरण होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, सिंचाई के लिए निम्नलिखित तरीकों में से किस ट्रिकल सिंचाई के रूप में जाना जाता है? किसे ट्रिकल सिंचाई के रूप में जाना जाता है? इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी ड्रिप सिंचाई या टपक सिंचाई पद्धति भी कहते हैं। दोस्तों, टपक सिंचाई पद्धति वह विधि है जिसमें जल को मंद गति यानी धीरे धीरे गति से बूंद बूंद के रूप में फसलों की जड़ों के क्षेत्र में छोटी व्यास की प्लास्टिक पाइप से प्रदान किया जाता है। ये सिंचाई विधि आविष्कार सबसे पहले इजराइल में हुआ था। ठीक है, इसका प्रयोग आज दुनिया के कई देशों में हो रहा है। इस विधि में जल का उपयोग अल्पव्ययी तरीके से होता है। ठीक है, और इसका उपयोग ज़्यादातर फल बगीचों की सिंचाई के लिए किया जाता है। टपक सिंचाई ने लवणीय भूमि पर फल बगीचों को सफलतापूर्वक उगाने में संभव कर दिखाया है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी एक खरीफ फसल है?
इसमें करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए कपास। कपास एक नगदी फसल है, इससे रुई तैयार की जाती है। ठीक है। भारत में कपास को सफ़ेद सोना भी कहा जाता है। लंबे रेशे वाले कपास सबसे सर्वोत्तम प्रकार के होते हैं, जिसकी लंबाई 5 सेंटीमीटर से ज़्यादा होती है। इसमें उच्च कोटि का कपड़ा बनाया जाता है। कपास के पौधे के लिए उच्च तापमान 20 सेंटीग्रेड से 30 सेंटीग्रेड तक की आवश्यकता पड़ती है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी एक भारतीय कृषि की मुख्य विशेषता नहीं है? कौन सी मुख्य विशेषता नहीं है भारतीय कृषि की? इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, इसमें औद्योगिक फसलों की प्रधानता। भारतीय कृषि की प्रमुख विशेषताएं जो होती हैं वो भारतीय कृषि का अधिकांश भाग सिंचाई के लिए मानसून पर निर्भर करता है। ठीक है। भारतीय कृषि की महत्वपूर्ण विशेषता जोत इकाइयों की अधिकता और उनके आकार को कम होना है। भारतीय कृषि में जोत के अंतर्गत कुल क्षेत्रफल खंडों में विभक्त है। भारतीय कृषि में अधिकांश कृषि कार्य पशुओं पर निर्भर करता है। तो इसमें विशेषता कौन सी नहीं है? ऑप्शन डी विशेषता नहीं है। अगला प्रश्न है, भारत में राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 24 दिसंबर। दोस्तों, राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस भारत में 24 दिसंबर को मनाया जाता है। इसके बाद इस अधिनियम में 1991 और 1993 में संशोधन किया गया। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम में अधिकाधिक कार्यरत और प्रयोजनपूर्ण बनाने के लिए दिसंबर 2002 में एक व्यापक संशोधन लाया गया। 15 मार्च 2003 से लागू किया गया। इसका परिणाम ये हुआ कि 1987 में भी संशोधन किया गया था और 5 मार्च 2004 को अधिसूचित किया गया। ठीक है। 24 दिसंबर सन 1986 को उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम पारित हुआ था, इसलिए 24 दिसंबर को राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद कानून के समक्ष समानता प्रदान करता है? वेरी इंपॉर्टेंट है। इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 14। दोस्तों, मौलिक अधिकारों को संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से लिया गया है। इसका वर्णन संविधान के भाग 3 में है। अनुच्छेद 12 से अनुच्छेद 35 इसमें संशोधन हो सकता है और राष्ट्रीय आपात के दौरान अनुच्छेद 352 जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकारों को छोड़कर अन्य मौलिक अधिकारों को स्थगित किया जा सकता है। ठीक है। अनुच्छेद 14 जो है वो समता या समानता का अधिकार है। ये 14 से 18 तक है। ठीक है। 14 से 18 तक है। और स्वतंत्रता का अधिकार ये आपका अनुच्छेद 19 से 22 में है। शोषण के विरुद्ध अधिकार 23 से 24 में है। शिक्षा संबंधी 29 से 30 है। ठीक है। और अनुच्छेद 17 ये अस्पृश्यता का से संबंधित है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, मौलिक कर्तव्यों से संबंधित अनुच्छेद 51A को संविधान में द्वारा शामिल किया गया। इसमें करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए 42वां संशोधन अधिनियम। भारत के नागरिकों को मौलिक कर्तव्य कुछ इस तरह है, जैसे इसमें सरदार स्वर्ण सिंह समिति की अनुशंसा पर संविधान के 42वें संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा मौलिक कर्तव्य को संविधान में जोड़ा गया। इसे रूस के संविधान से लिया गया। इसे भाग 4 का में अनुच्छेद 51 का के तहत रखा गया है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, ग्रीनविच मीन टाइम में से भारतीय मानक समय कितने आगे है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 5 घंटे 30 मिनट। दोस्तों, मानक समय वो समय है जो किसी देश या विस्तृत भूभाग के लोगों के व्यवहार के लिए स्वीकृत होता है। उस देश के स्वीकृत मानक यमोत्तर के लिए स्थानीय मध्यम समय होता है। हमारे अपने स्थानों के समय स्थानीय समय कहलाते हैं। ठीक है। तो मानक समय के प्रभाव में यातायात संचालन, देशव्यापी समय में कार्यक्रम के संचालन संगठित होते हैं। तो हमारा जो ग्रीनविच है, भारत का मानक यमोत्तर ग्रीनविच 82.5 डिग्री पूर्व है। इसका अर्थ है कि हमारा मानक समय ग्रीनविच के मानक समय से 5.5 घंटे आगे है। ठीक है। ये आगे है। कितना आगे है? 5.5 घंटे आगे है।
भारत में पूर्वी देशांतर जो कि इलाहाबाद के निकट नैनी से गुजरती है के मानक में 5 घंटे 30 मिनट आगे रहता है। जब ग्रीनविच में दोपहर के 12 बजेंगे तो उस समय भारत में शाम के 5:30 बजेंगे। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी झील मणिपुर में स्थित है? इसमें करेक्ट आंसर ऑप्शन बी है लोकटक। लोकटक झील मणिपुर में स्थित है। भारत की ताज़े पानी की सबसे बड़ी झील है। इस झील में जल विद्युत का उत्पादन किया जाता है। चारों ओर से छोटी छोटी नदियां अपना पानी लोकटक में गिराती हैं, जिसकी वजह से इसकी गहराई तथा साबरमती नदियां इसमें अपना मुहाना बनाती हैं। ये झील मणिपुर के खूंगा नदी के पास स्थित है। लोकटक झील विश्व में तैरती झील के नाम से भी मशहूर है। इस झील में घनी जलीय घास के बड़े बड़े हिस्से तैरते रहते हैं, जिन्हें फुमडी के नाम से जाना जाता है। इन तैरती वनस्पतियों की वजह से लोकटक झील को तैरती झील कहा जाता है। दोस्तों, जलीय घास के ये हिस्से इतने बड़े होते हैं कि जल में बसने वाले मछुआरे अपने अपनी झोपड़ी बनाकर रहते हैं। ठीक है, तो ये मणिपुर में है लोकटक झील। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति नीलगिरी पहाड़ियों में नहीं पाई जाती है? इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी मोग। तमिलनाडु के नीलगिरी जिले में टोडा, कोटा, कुरुम्बा, ये कट्टन, हक्कन ये जनजातियां रहती हैं। भारत सरकार ने इन 6 जनजातियों की प्राथमिक जनजाति समूह के रूप में पहचान की है। ठीक है, और मोग जनजाति नीलगिरी पहाड़ियों में नहीं पाई जाती है। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, गोदावरी नदी महाराष्ट्र के ज़िले में पश्चिमी घाट ढलानों से निकलती है। इसमें करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी नासिक। गोदावरी नदी भारत की प्रसिद्ध नदी है। ये नदी दक्षिणी भारत में पश्चिमी घाट से लेकर पूर्वी घाट तक प्रवाहित होती है। नदी की लंबाई लगभग 900 मील है, यानी 1440 किलोमीटर है। ये नदी नासिक में त्र्यंबक गांव के पृष्ठवर्ती पहाड़ियों में स्थित है। एक बड़े जलगार से निकलती है। मुख्य रूप से नदी का बहाव दक्षिण पूर्व की ओर ऊपरी हिस्से में नदी की चौड़ाई 1 से 2 मील तक है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी प्रणाली भारत में ब्रिटिश शासन के दौरान भूमि राजस्व प्रणाली से संबंधित नहीं थी? इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी दस्तक। दोस्तों, दस्तक प्रणाली भारत में ब्रिटिश शासन के दौरान भूमि राजस्व प्रणाली से संबंधित नहीं थी। ठीक है, रैयतवाड़ी व्यवस्था। रैयतवाड़ी व्यवस्था में प्रत्येक पंजीकरण भूमिदर भूमि का स्वामी होता था, जो सरकार को लगान देने के लिए उत्तरदायी होता था। भूमिदार के पास भूमि के रहने रखने से बेचने का अधिकार होता था। भूमि कर न देने की स्थिति में भूमिदार को भूमि स्वामित्व के अधिकार से वंचित होना पड़ता था। ठीक है, इस व्यवस्था के अंतर्गत सरकार का रैयत से सीधा संपर्क होता था। रैयतवाड़ी व्यवस्था को मद्रास और बम्बई, वर्तमान में मुंबई और असम के अधिकांश भागों में लागू किया गया था। रैयतवाड़ी भूमि कर व्यवस्था को पहली बार 1792 में लागू किया गया था। 1792। ठीक है, ये याद कर लेंगे। मद्रास के बारामहर ज़िले में ये लागू हुआ था। टॉमस मुनरो जिस समय मद्रास का गवर्नर था, उस समय उसने कुल उपज के तीसरे भाग को भूमि कर का आधार मानकर मद्रास में इस व्यवस्था को लागू किया था। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, ये लास्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा दूसरा प्रांत था जिसने सहायक संधि को स्वीकार किया था? इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी मैसूर। दोस्तों, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने हस्तक्षेप की नीति को शुरू किया और पूर्व में अपने अधीन किए गए शासकों के क्षेत्रों का प्रयोग अपनी राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं के लिए, अर्थात राज्यों को ब्रिटिश शक्ति के अधीन लाने के लिए किया। सहायक संधि हस्तक्षेप की नीति का जिसका प्रयोग भारत के गवर्नर जनरल लॉर्ड बेलेजली ने 1798 से 1805 द्वारा भारत में ब्रिटिश साम्राज्य की स्थापना के लिए किया गया। इस प्रणाली में ये कहा गया कि प्रत्येक भारतीय शासक को अपने राज्य में ब्रिटिश सेना के रखरखाव के लिए धन का भुगतान करना होगा
और इसके बदले में ब्रिटिश उनके विरोधियों से सुरक्षा करेंगे। इस संधि ने ब्रिटिश साम्राज्य का अधिक विस्तार किया। ठीक है, सबसे पहले लॉर्ड बेलेजली द्वारा इसका प्रयोग किया गया था, जिसने हस्तक्षेप की नीति को सहायक संधि के रूप में संस्थागत रूप से रूप प्रदान किया। ठीक है, ब्रिटिशों की पूर्व अनुमति प्राप्त किए बगैर कोई भी भारतीय शासक किसी भी यूरोपियों को अपनी सेवा में नियुक्त नहीं कर सकता था। मैसूर राज्य दूसरा राज्य बना जिसने 1799 में इस संधि पर हस्ताक्षर किए थे। ठीक है, कब हस्ताक्षर किए थे? 1799 में मैसूर राज्य दूसरा राज्य था जिसने 1799। 1801 में बेलेजली ने अवध के नवाब को इस संधि पर हस्ताक्षर करने के लिए बाध्य किया था। ठीक है, इसमें अवध में 1802 में ये हुआ था। 1802 में पेशवा बाजीराव द्वितीय भी अपने राज्य को इस संधि के तहत लाए। ठीक है, और मराठा जो है मराठा सिंधिया भोसले इस संधि पर इन्होंने 1803 में हस्ताक्षर किए थे। ठीक है, अंतिम मराठा संघ जैसे होलकर ने भी इस संधि की शर्तों को स्वीकार किया था। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में। जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं, हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दें ताकि हमारी आने वाली अगली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। दोस्तों, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दें। थैंक यू।